दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे तंजानिया से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जिसका पूरा का पूरा फोकस है एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोडक्ट्स के ट्रेड को लेकर। दोस्तों, जिस तरह से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे यहाँ पे यील्ड और प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भारत को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के बाकी देशों पर निर्भर होना पड़ सकता है? जिस तरह से आज हम तेलों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हैं, दालों के मामले में हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हैं, मसाले हमारे बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि कॉफ़ी और चाय भी काफ़ी हद तक अब लोग इंपोर्ट करने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें सोचना होगा। इसलिए आज का वीडियो मैं आपके साथ अफ्रीका की धरती तंजानिया से रिकॉर्ड कर रहा हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमें समझने चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा जो हमारे उद्योग आज भारत में हैं उनको भी हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है एग्री फूड सेक्टर में और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर लेवल पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आने वाले 2 दिनों में आपसे करूंगा जब तक मैं तंजानिया में हूं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे दिख रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और जो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत और अफ्रीका के बीच में फूड ट्रेड को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर मुझे लगता है एक समझौता हो सकता है। इससे भारत के किसानों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां तो वैसे ही जब दाम बढ़ेंगे तो किसानों को तो उनका पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए एक रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने के आसार हमें यहाँ पे दिखते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में जो जमीन है वो पूर्ण रूप से फिक्स है। आप लैंड एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना पड़ेगा वो है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, सॉइल हेल्थ बोलते हैं, ये दोनों नीचे जा रहे हैं। इनमें इनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। जब ऐसा होता है तो उस स्थिति के अंदर भारत में जो भी कंजम्पशन या प्रोडक्शन होगा, हम ये कैसे मान लें कि वो पूर्ण रूप से भारत की ज़रूरतों को पूरा कर देगा? ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, हम अपने जो वाटर टेबल है उसका ध्यान नहीं रख रहे, हम वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे, हम जो बायोमास है जो ज़मीन में वापस जाके सॉइल की कार्बन कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता है जिससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़े, हम उनको जला देते हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते और ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसके लिए खतरनाक है। शॉर्ट टर्म में शायद किसान को लगता है कि ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी। ऐसा होता नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसान नेता किसानों को सिखाने की जगह, जो वैज्ञानिक दृष्टि सिखाने की जगह, उसकी जगह उनको वो राजनीति में धकेलते हैं। दंगा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? उनका एक ही मकसद है कि बगैर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए आमदनी कैसे बढ़े। ये लॉजिकल ही नहीं है, क्योंकि किसान नेताओं की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि बस एमएसपी बढ़ा दो, ये मत पूछो कि क्वालिटी कैसी है और प्रोडक्टिविटी कैसी है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही आ जाएगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, हिंदुस्तान से किसान का माल कौन खरीदेगा? अगर मैं व्यापारी हूं तो मैं भी तो ये देखूंगा कि मैं वहां से सप्लाई खरीदूं जहां से मुझे 2 पैसे बचे। अगर मैं महंगा माल खरीदता हूं, उससे महंगा माल बनता है, वो मैं किसको बेचूंगा? हिंदुस्तान का कंज्यूमर तो लेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैं बेच नहीं सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मेरे दाम से बहुत कम है। तो फिर मैं किसको बेचूंगा? तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं अपने जो भारत के किसान हैं उनसे खरीदना बंद करूं, क्योंकि अगर मैं ही नहीं बचा तो किसान को मैं क्या दूंगा? तो सबसे पहले
मेरे को ये जो लगता है, व्यापार के अंदर कोई भी व्यापारी ये सोचेगा कि उसके बिजनेस में कुछ बचत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सस्ते रॉ मटेरियल की तरफ जाएगा, और सस्ता रॉ मटेरियल आने वाले दिनों में भारत के बाहर, चाहे अफ्रीका हो या ईस्ट एशिया हो या लैटिन अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, आपको वहां से मिल सकता है। इस स्थिति में क्या होगा? इसीलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इन चारों जो जगह मैंने आपको बताई, इसमें दो जगह जो भारत के बहुत करीब हैं, एक है ईस्ट एशिया और दूसरा है अफ्रीका। ईस्ट एशिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो पूरा यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया जाता है। अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पे रॉ मटेरियल हमें सस्ते में मिल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अफ्रीका में बहुत तेजी से बदलाव होगा। मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है फूड प्रोडक्शन के लिए। तो अभी जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम गल्फ को एक्सपोर्ट करेंगे, क्या वो हम कर पाएंगे? जब गल्फ कंट्रीज को अफ्रीका से सस्ते में और अच्छा माल मिल जाएगा, उन्हीं की निगरानी में बना हुआ माल मिल जाएगा, तो वो भारत से क्यों खरीदेंगे? क्या हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारी चुनौती क्या होगी? और भारत में भी आज भी जब हमें दालों का संकट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम दौड़ के अफ्रीका आते हैं, क्योंकि कनाडा के साथ तो हमारे संबंध ठीक है भी नहीं। और वैसे भी जब अफ्रीका हमको दे सकता है तो हम कनाडा से क्यों लें? ये बात हमें समझनी होगी। और जिस तरह से अफ्रीका में इंटरवेंशंस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है इसका फायदा भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी मिलेगा। क्योंकि कल जब मैं एग्रीकल्चर मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो 1 टन से कम थी पैडी की पर हेक्टेयर। आज जो प्रोडक्शन है वो करीब 6 से 9 टन के बीच में आ गई, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में इंटरवेंशन करवाया और ये कहा कि हम पीपीपी मॉडल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलप करेंगे, और उसका फायदा किसानों को मिला, देश को मिला। तो दोस्तों, क्या हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में बाकी जो क्षेत्र हैं, अभी हम दालों की बात कर रहे हैं, हम पैडी की बात कर रहे हैं, हम ऑयल सीड में इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम आज मक्के में इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मसालों में हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्चुअली हर ऐसा क्षेत्र जो भारत में आज जिसकी ज़रूरत है वो अफ्रीका दे सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत और अफ्रीका के एक नेचुरल संबंध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो आबादी है वो हिंदुस्तान को पसंद करती है। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनका जो व्यवहार है, व्यापारिक व्यवहार है, वो भी मजबूत हो। और बहुत सारे हिंदुस्तान के व्यापारी आज अफ्रीका में हैं, और बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स जो कई सालों पहले, दशकों पहले, शताब्दियों पहले अफ्रीका आए थे, आज वो पूरी तरह से अफ्रीका के जो, जैसे आप कहते हैं, कल्चर में ढल चुके हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के खान पान सबको समझते हैं। इसका फायदा हमें मिल सकता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, अफ्रीका को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। अभी तक हम लुक ईस्ट की बात कर रहे थे, क्या लुक अफ्रीका एक नया डायरेक्शन हो सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हमें इस बात को पॉजिटिवली देखना चाहिए? आने वाले समय में इसका भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पे क्या प्रभाव होगा, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जब आप देखें और आने वाले वीडियोस आप देखें, मैं आपको कई और इनपुट्स देने वाला हूं कि कौन कौन क्षेत्रों में अफ्रीका और इंडिया के बीच में संबंध हो सकता है। इस बात को हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है अफ्रीका से संबंधित, आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ 2-3 दिन। मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।